हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जैसा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्वांट एएमसी के ऊपर, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, कि अभी के समय में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस कैसा रिटर्न दे रहे हैं, किस तरह का उनका रिस्क प्रोफाइल है, कैसे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उस वीडियो के नीचे कुछ कॉमेंट्स आए जिसमें लोगों ने अलग अलग म्यूचुअल फंड, क्वांट के म्यूचुअल फंड को रिव्यू करने के लिए कहा, उनके बारे में बताने के लिए कहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। जो जो म्यूचुअल फंड हाउस की डिमांड्स आ रही हैं उनके बारे में उसके इन्वेस्टर्स को बताया जाए कि हाँ, एक्चुअल में अभी क्या सही है, क्या इस क्वांट के म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो फंड वो कह रहे हैं क्या उनके लिए वो सही है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वांट एएमसी के जिस म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे वह है क्वांट का टैक्स सेवर फंड। उस म्यूचुअल फंड के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, उस पर देखेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर इस कैटेगरी में जो अभी सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड चल रहा है क्या उसके साथ इसका कंपेयर करके भी देखेंगे। और फिर पता करेंगे कि क्या यह म्यूचुअल फंड एग्जैक्ट में उतना अच्छा है जितना इन्वेस्टर्स को लग रहा है, या फिर बस ऊपर में देखने में बस फैसिनेटेड रिटर्न लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये म्यूचुअल फंड उतना अच्छा नहीं है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपकी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप बात करें क्वांट के टैक्स सेवर फंड की, तो इस म्यूचुअल फंड का अगर हम लास्ट 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो अप्रॉक्स 36% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, एक इंसेन रिटर्न है जो कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। लेकिन रिटर्न तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले प्राइमरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, प्राइमरी फोकस करते हैं कि क्या एक्चुअल में ये म्यूचुअल फंड हाउस उतना सही है या ये म्यूचुअल फंड उतना सही है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की, तो 1 मंथ में आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। हालांकि 1 मंथ से अभी मार्केट की कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो उस वजह से भी हमें ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में भी 20% का अगर CAGR ये अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करें इंसेप्शन से, तो वो भी काफ़ी अच्छा हमें 20% का देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में कि इस म्यूचुअल फंड ने बना कब था, तो ये 2013 में अपने इनका NFO आया था और तब से ही म्यूचुअल फंड जारी है। तो अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में अगर 20% का CAGR डिलीवर करता है कोई म्यूचुअल फंड, तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा रिटर्न है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर हम इस म्यूचुअल फंड के बाकी एक्सपेक्ट्स पर देखें कि बाकी एक्सपेक्ट्स कैसे हैं, फंड साइज़ क्या है, या फिर रेटिंग्स क्या है, या फिर इस म्यूचुअल फंड के, वैसे तो मैं रेटिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि ये अलग अलग एनालिस्ट्स के ओपिनियन होते हैं, तो इसको अगर हम निगलेक्ट करके ही चले तो अच्छा रहेगा। या फिर हम बात करें इसके SIP अमाउंट क्या है, इनकी होल्डिंग्स में क्या क्या है। तो अगर हम सबसे पहले AUM फंड साइज देखें तो वो हमें 2,500 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी कि छोटा सा AUM है। इससे एक फ़ायदा यह होता है कि इसमें ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना कम AUM है तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकते हैं। वहीं अगर हम मिनिमम SIP अमाउंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह हमें 500 रुपये देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक मिनिमम से अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि टैक्स सेवर फंड है तो इसका लॉक इन पीरियड हमें 3 साल का देखने को मिलता है, जो शायद आपको पता ही होगा। वैसे अगर हम बात करते हैं बाकी इसके होल्डिंग्स में टॉप कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो ITC जो कि 10% के करीब है इसके पोर्टफोलियो में, वहीं स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सब में भी 7% 6% के अप्रॉक्स का एस्टिमेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके और भी जो कंपनियां हैं उसमें एक अडानी पोर्ट्स दिखाई देता है जिसमें काफ़ी 4% के करीब का होल्डिंग है, तो ये भी काफ़ी एक मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन देता है। क्योंकि अगर हम इस म्यूचुअल फंड के इतने अच्छे रिटर्न की बात करें तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि ये रिस्क में ज़्यादा बिलीव रखता है, और इस वजह से रिस्क ज़्यादा होने के कारण रिटर्न हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम इस म्यूचुअल फंड हाउस की होल्डिंग्स पे ध्यान दें कि होल्डिंग्स में अभी ये कितना पैसा अपने हाथ में लेके चल रहा है, कितना इसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, कि टॉप 20 कंपनी में, टॉप 50 कंपनी में इनके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेट कर रखा है, टॉप 5 कंपनियों में कितना एलोकेट रखा है, तो 98% पैसा इसने अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा है।
और 2% पैसा ये अपना कैश में लेके चल रहा है। अगर हम सेक्टर्स वाइज बात करें तो मेनली जिस सेक्टर में इसने पैसा इन्वेस्ट किया वो फाइनेंशियल सेक्टर है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है क्योंकि मोर और लेस फाइनेंशियल सेक्टर के कारण इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और इस कारण इस म्यूचुअल फंड हाउस को भी या इस म्यूचुअल फंड को भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, बाकी अगर बात करते हैं एनर्जी में इन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपना, मेटल्स एंड माइनिंग्स में भी 7% पैसा इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल बात करते हैं तो मिक्स काइंड ऑफ इनका पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, ना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है एक सेक्टर पे, ना बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग कंपनियों पे इन्होंने बिड कर रखा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं टॉप 5 कंपनियों में, तो टॉप 5 कंपनी में 34% इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और टॉप 20 कंपनियों में अगर हम बात करते हैं तो 73% पैसा इनका इन्वेस्टेड है। तो अगर हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि अगर ये 20 कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इन द लॉन्ग रन ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि ये म्यूचुअल फंड भी उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें ना दिखे। लेकिन अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कैटेगरी एवरेज से इन्होंने कितना अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है, तो जहाँ पे एक साल में कैटेगरी एवरेज ने 1% से कम का रिटर्न जनरेट करके दिया है, वहीं इस फंड ने 2% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर हम 3 साल और 5 साल की भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से इस म्यूचुअल फंड ने अपने कॉम्पिटिटर्स को या फिर कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, क्योंकि अगर कैटेगरी एवरेज जहाँ 15% का है 3 सालों में, वहाँ पे इसने 35% का रिटर्न दिया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर 5 साल में जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 10% का रिटर्न जनरेट हो रहा है और इस म्यूचुअल फंड ने वहीं डबल 20% का रिटर्न जनरेट करके दी, तो ये सब काफ़ी अच्छी बातें हमें इस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से या इस म्यूचुअल फंड की तरफ से देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बाकी कंपैरिजन में एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि इसके कंपैरिजन में आता है, तो अगर उसमें भी बात करते हैं तो उस पर हम लोग आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे और दोनों का एक अच्छा कंपैरिजन भी साइड बाय साइड लेके आएंगे और इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक टैक्स सेवर फंड क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है ईएलएस सेक्शन में क्वांट म्यूचुअल फंड से बात करते हैं, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पे बात करें तो एक्सपेंस रेशियो हमें आधे % का करीब का देखने को मिलता है, एग्जिट लोड बिल्कुल नील है, 0 है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि लॉक इन पीरियड हमें 3 साल का देखने को मिलता है, जो टैक्स सेवर फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक माइंडसेट आपको लेके चलना होगा कि 3 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम जो सबसे मेन दिक्कत मुझे क्वांट एएमसी में आई थी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि इनके फंड मैनेजर स्टेबल नहीं रहते। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें। उससे आपको क्वांट एएमसी की मेंटेलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि इन जनरल इनका परसेप्शन क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे इनका रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो इन सब पे आपको ध्यान देना होगा अगर क्वांट एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें, क्योंकि इन जनरल अगर कोई एएमसी अच्छा परफॉर्म करता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड हाउस अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके फंड मैनेजर का होता है, और यहाँ हमें वही देखने को मिलता है कि इनके फंड मैनेजर ही स्टेबल नहीं। अगर हम बात करते हैं विजय सहगल जी, तो ये 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, हालांकि स्मॉल कैप फंड में भी यही फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं। फिर अंकित ए पांडे 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फिर आल्या जी हैं, वो भी 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब बात कहीं ना कहीं इस एएमसी के लिए मुझे डर देता है और इसी वजह से मैं इस एएमसी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंड मैनेजर ही स्टेबल नहीं रहता है। इस कारण से रिटर्न भले कितना अच्छा इन्वेस्टर्स को दे दे, लेकिन अगर फंड मैनेजर स्टेबल नहीं रहेगा तो इन द लॉन्ग रन हमें कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इन्वेस्टर्स की बीपी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में आते क्यों, स्टेबिलिटी के लिए, और अगर स्टेबिलिटी ही नहीं मिलेगी, उन्हें स्टॉक मार्केट की तरह ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बीपी बढ़ना तय है। अगर हम इस सब से आगे बढ़ के बात करते हैं कि इस फंड की प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, तो कॉन्स यही है जो सबसे बड़ा कि इनके फंड मैनेजर स्टेबल नहीं है और दूसरा इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज तो आपने सुन ही लिया, क्योंकि इसने कैटेगरी एवरेज को बहुत ईजिली बीट किया है। फिर अगर बात करें तो बेंचमार्क को बीट करते जा रहे हैं, एग्जिट लोड बिल्कुल नील है, एक्सपेंस रेशियो लो है, तो यही सब ऑब्जेक्टिव इस फंड की है। इन शॉर्ट अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर दूं क्वांट टैक्स सेवर फंड का पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के साथ और कैनरा रिबको टैक्स सेवर फंड के साथ, और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में रिटर्न बाय या फिर परफॉर्मेंस बाय ये फंड उतना अच्छा है या फिर उतना अच्छा नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो अगर जहाँ पे बात करते हैं कि
क्वांट टैक्सेबल फंड ने लास्ट 1 ईयर्स में अगर 2% का रिटर्न दिया है, वहीं पे पारंपरिक टैक्सेबल फंड ने 8% के करीब का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया। वहीं कैनरा रोबेको टैक्सेबल फंड में भी 1% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस तीनों फंड ने इजीली अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट किया, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 3 साल में यही हाल क्या है, तो 3 साल में जैसा कि आप देख पाएंगे कि 3 साल में क्वांट टैक्सेबल फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, 35% का। वहीं अगर कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो बिल्कुल आधा रिटर्न है, 17% का। वहीं पारंपरिक इन दोनों के बीच में है 23-24% के रिटर्न के साथ। लेकिन अगर हम 5 साल में बात करते हैं कि 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया है और बाकी म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, तो जैसा कि पारंपरिक का 5 साल अभी मार्केट में नहीं हुआ, ये फंड अभी रिसेंट टाइम में लॉन्च हुआ था 2019 में, तो इसके 5 साल का रिटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कैनरा रोबेको की बात करते हैं तो कैनरा रोबेको ने 15% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को और क्वांट ने 21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। तो ये काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं कि रिटर्न वाइज क्वांट का टैक्सेबल फंड काफ़ी मजबूत और अच्छा फंड देखने को मिला। लेकिन क्या स्टेबिलिटी वाइज उतना मजबूत है, तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला बात है कि हाँ, किसी को लगेगा कि हाँ मजबूत है क्योंकि रिटर्न अच्छा दे रहा है, लेकिन किसी को लगेगा कि रिस्क काफ़ी उठा रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए सोचने की बात है, क्योंकि अगर वो सेफली जाना चाहते हैं तो सेफली पारंपरिक काफ़ी अच्छा फंड देखने को मिलता है, और अगर सेफ में भी और सेफ होना चाहते हैं तो उसमें कैनरा रोबेको देखने को मिलता है। लेकिन अगर रिटर्न के लिए आपको जाना है तो क्वांट म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न किसी का भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं एक्सपेंस रेशियो पे, तो एक्सपेंस रेशियो भी क्वांट का हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, आधे % के करीब। तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें बात हो जाता है लॉन्ग टर्म में कि अगर आपको एक्सपेंस रेशियो बचाना है तो। लेकिन पारंपरिक का जैसा हमेशा से देखने को मिलता है कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड रहता है, तो वही अभी यहाँ पे भी है 0.82% का। वही कैनरा रोबेको का मिड में है 0.60% के करीब का। एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं है दोनों फंड में। AUM की बात करें तो एक का 1000 करोड़ से नीचे है पारंपरिक का, और वहीं कैनरा रोबेको की बात करें तो 4500 करोड़ के आसपास है। तो यही सब कुछ ओवरऑल बात होती है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रो एंड कॉन्स तीनों ही फंड के बिल्कुल सिमिलर से हैं, ना उसका कुछ अच्छा है ना इसका कुछ अच्छा है, तीनों में बिल्कुल हमें सिमिलर प्रोज देखने को मिलते हैं। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स कहीं ना कहीं क्वांट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और बाकी दोनों में रिस्क कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें, क्योंकि ये तो ओवरऑल बात हो गई कि बाकी सब एक्सपेक्ट किया है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना है, अगर कंक्लूजन की तरफ देखते हैं तो आपको सोचना है कि आपको कौन से फंड के साथ जाना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना है तो आप इजीली क्वांट के साथ जा सकते हैं। हालांकि क्वांट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसके फंड मैनेजर इन जनरल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसलिए आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा रेदर देन। और कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी और फंड के साथ जाने की अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि हाई रिटर्न के लिए और आपको टैक्स सेवर फंड में ही इन्वेस्ट करना है। अगर हाई रिटर्न के लिए वैसे तो मैं कहता है स्मॉल कैप फंड में, लेकिन आपको टैक्स सेवर क्योंकि टैक्स बचाना है, तो इसके लिए आपको क्वांट का टैक्स सेवर फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका रिटर्न भी काफ़ी लाजवाब देखने को मिलता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर 20% का CAGR अगर हम बात करें वॉरेन बफेट की, तो वॉरेन बफेट का इतने सालों का CAGR 20% का है, तो उतने उसके करीब आपको दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो ओवरऑल अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा, बेस्ट म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर में कौन सा रहेगा। एक डिटेल कॉम्पेरिजन, यहाँ तो इन शॉर्ट कॉम्पेरिजन था, एक मैं डिटेल कॉम्पेरिजन लेके आऊँगा क्वांट के बाकी सारे म्यूचुअल फंड के, क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ की टैक्स सेवर या फिर बाकी और सेक्टर्स में कौन से म्यूचुअल फंड क्वांट म्यूचुअल फंड को ईजिली बीट कर रहे हैं। अब अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर क्वांट AMC के ऊपर, या फिर क्वांट के स्मॉल कैप का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो के साथ।